हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लच फॉर सक्सेस। दोस्तों देखिए, हम आज लाए हैं आपके लिए मॉक टेस्ट जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से लिए गए हैं। कुछ एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी, डीआरडीओ, एमटीएस और बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे कि ग्रुप डी के आए हुए क्वेश्चन को लिया है हमने। तो आज आइए देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, आग को बुझाता है। देखिए दोस्तों, आग को बुझाने का जो प्रमुख इसमें से तत्व दिया है, एलिमेंट, वो कौन कौन से हैं। देखिए पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा ऑप्शन है आपका SO2, तीसरा ऑप्शन है NO2 और चौथा ऑप्शन है N2O। तो दोस्तों बताइए आंसर क्या होगा। देखिए आग को बुझाने का जो कार्य करता है वह करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है CO2, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में दिया है। तो हमारा कन्फर्म ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए CO2। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर जो डी दिया है N2O, वह जो है हमें किसको कहते हैं, वो हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। किसको कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। और नाइट्रस ऑक्साइड हमारा लाफिंग गैस होता है। क्या होता है, लाफिंग गैस, या हंसाने वाली गैस भी इसको हम कहते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है। आपको बताना है मेरठ के, दिल्ली के, अंबाला के या गुजरात के। तो दोस्तों देखिए, जो कुरुक्षेत्र स्थित है वह अंबाला के स्थित है, अंबाला के निकट स्थित है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंबाला के निकट जो है कुरुक्षेत्र स्थित है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार, ये वार्षिक पुरस्कार किसे दिया जाता है। दोस्तों बताना है आपको, गांधी शांति पुरस्कार जो है वो किसे दिया जाता है। केवल व्यक्तियों को, केवल संस्थाओं को, व्यक्ति और संस्थाओं दोनों को, या संस्थाओं के समूह को दिया जाता है। तो दोस्तों गांधी, देखिए बता दें, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वह हुई थी 1995 में। कब हुई थी, 1995 में। और इसे 125वें गांधी जी के जन्मदिन के उपरांत दिया जाने लगा। मतलब 125वें जन्मदिन के, गांधी जी के जन्मदिन के बाद इसे दिया जाने लगा। और इसमें जो पहले दिया गया वह दिया गया था हमारे, किसको दिया गया था, वो दिया गया तंजानिया के राष्ट्रपति को पहला पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा व्यक्तियों और संस्थाओं को, यानी दोनों को दिया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तियों और संस्थाओं दोनों को गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों देखिए, वॉलीबॉल के जो प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, 6। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 खिलाड़ी होते हैं। और दोनों तरफ अगर मिला देंगे तो टोटल 12 खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे पहले मैं बता दूं, बास्केटबॉल जो होता है उसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 5, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी जो शब्द है किससे संबंधित है। आप बताइए, एक्सोबायोलॉजी बाह्य अंतरिक्ष जीवन से, या पशुओं के जीवन से, या ऑप्शन नंबर सी है पौधों का जीवन से, या ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वी पर मानव जीवन से। तो बताइए क्या आंसर होगा। दोस्तों देखिए, एक्सोबायोलॉजी जो संबंध है वो बाह्य अंतरिक्ष के जीवन से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बाह्य अंतरिक्ष के जीवन से संबंधित है एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति क्या कर सकता है। मतलब क्या कर सकता है, AB और O रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्त प्रदान कर सकता है, या सार्वभौमिक रक्तदाता है, या किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। न तो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है, न ही एक सार्वभौमिक रक्तदाता है। बताइए क्या इसमें आपका आंसर होगा। देखिए दोस्तों, AB जो रक्त वर्ग समूह होता है वह सर्वग्राही होता है, यानी ऑल रिसेप्टर, यानी रिसीव करने वाला होता है। सबसे यह किसी भी ग्रुप का ब्लड ले सकता है, तो इसलिए इसे रिसेप्टर, यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। जबकि ओ को इसे डोनेटर कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनेटर कहा जाता है। इसलिए याद रखिएगा, सर्वदाता जो है वो ओ है, और AB जो है वो सर्वग्राही समूह है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है AB रक्त समूह। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया है, इसमें बताइएगा नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। घाना का, हंगरी का, मॉरिशस का, या अर्जेंटीना का। दोस्तों देखिए,
अर्जेंटीना का जो है राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अर्जेंटीना में सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है, लेकिन वहाँ का राष्ट्रीय खेल पातो है। क्या है? पातो, PATO। ठीक है, याद रखिएगा। और घाना का राष्ट्रीय खेल ये भी आपका फुटबॉल है, हंगरी का भी और मॉरिशस, तीनों कंट्री का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। घाना का राजधानी मैं आपको बता दूं, घाना का राजधानी है अकरा। ठीक है, घाना का राजधानी क्या है? अकरा। और हंगरी का राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी का राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। और याद रखिएगा मॉरिशस का राजधानी है पोर्ट लुइस। मॉरिशस का राजधानी क्या है? मॉरिशस का राजधानी है पोर्ट लुइस। ठीक है, याद रखिएगा। और आपको बताऊं चौथा जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना का राजधानी आपका है ब्यूनस आयर्स। क्या है? ब्यूनस आयर्स। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कभी कभी राजधानी भी पूछा जाता है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP केंद्रित है किस चीज़ पर यह केंद्रित है? देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 22 नवंबर। कब हुई थी? 22 नवंबर 1965 को। कब हुई थी? 22 नवंबर 1965 को UNDP, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और मैं बता दूं दोस्तों कि UNDP का जो हेडक्वार्टर है हमारा वो है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। याद रखिएगा न्यूयॉर्क में है और ये अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, अमेरिका का एक स्टेट है। और यह जो मुख्य रूप से बनाया गया है वो बनाया गया है वैश्विक विकास की चुनौतियों पर उसके लड़ने के लिए इसको बनाया गया है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वैश्विक विकास की चुनौतियों से लड़ने के लिए UNDP की स्थापना की गई है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? देखिए दोस्तों इसमें सबसे छोटा पूछा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है ब्राज़ील। ब्राज़ील देखिए 5वें नंबर पे सबसे बड़ा देश है, याद रखिएगा। भारत जो है वो 7वें नंबर पे है, और कनाडा जो है वो दूसरे नंबर पे है, और रूस जो है वो पहले नंबर पे है। तो दोस्तों देखिए जो सबसे ज़्यादा हाई रैंक होगा उसी वही सबसे छोटा देश होगा इसमें से। तो भारत का सबसे हाई रैंक है 7, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत सबसे छोटा जो है निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार देश है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए मैं इससे पहले आपको बता दूं थोड़ा राजधानी इसका। ब्राज़ील का राजधानी क्या है? ब्राज़ील का राजधानी ब्राज़ीलिया है। ठीक है, क्या नाम है? ब्राज़ीलिया। ठीक है, और मैं और बता दूं आपको भारत का तो पता ही है, नई दिल्ली है। ठीक है, और उसके बाद जो है कनाडा का आपको बता दूं, कनाडा का राजधानी ओटावा है। क्या है? ओटावा। कनाडा का राजधानी ओटावा है। अब जबकि रसिया का राजधानी मॉस्को है। क्या है? मॉस्को। करेंसी रूबल है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि? देखिए दोस्तों लाल मिट्टी जो है वो पानी को बहुत कम एब्जॉर्ब करता है, इसलिए लाल मिट्टी पर खेती करना बहुत कठिन होता है। इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलती है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, भारत में 11वां हमारा क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है? मैं ऑप्शन दिखा दूं आपको। प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों आपको बताना है क्या आंसर होगा। देखिए जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों वो हमारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। ठीक है, आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का यानी कानून को बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए कानून को जो बनाने का अधिकार प्राप्त है वो संसद को प्राप्त है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारे संसद कितने होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं, ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। तो राष्ट्रपति याद रखिएगा, राष्ट्रपति होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है। ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? ये 79, 80 और 81, ये तीनों अनुच्छेद में दिए हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा की बात मैं करूंगा और बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इससे पहले देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है दोस्तों, बताना है आपको। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास वंश का संस्थापक माना जाता है और साथ ही साथ इसने 1206 में जब दास वंश की स्थापना की थी तो दोस्तों मैं बता दूं इसे ममलूक वंश भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ममलूक वंश, क्योंकि देखिए दासों द्वारा यह जो है वंश की स्थापना की गई थी, इसीलिए इसको दास वंश कहा जाता है। जबकि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि दास वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश जो था उसे जो है वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का माना जाता है, इसलिए याद रखिएगा यह क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए मैं और एक चीज़ बता दूं मैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श भी कहा जाता था, इसलिए याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, अक्सर कर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से भिन्न ज्ञात करें। देखिए दोस्तों इनमें से आपको भिन्न ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा ऑप्शन है Na2CO3, तीसरा ऑप्शन है H2O, चौथा ऑप्शन है He जो कि हीलियम का प्रतीक होता है। तो दोस्तों देखिए जो बाकी आपके ऑप्शन A B C D में दिया हुआ है वो आपके किसी न किसी कंपाउंड से मिलकर बन रहे हैं। जैसे ये सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन के कंपाउंड से मिलकर बन रहा है, ये आपके सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है, जबकि ये भी आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है। लेकिन ये जो है ये अकेला तत्व है जो कि हीलियम का संकेत है। किसका संकेत है? हीलियम का। इसलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सबसे अलग है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीलियम यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन ये हमारा है दोस्तों। देखिए किसके द्वारा AC को DC में बदला जाता है, आपको बताना है। देखिए कंडेंसन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए है, दूसरा है रेक्टिफायर द्वारा, तीसरा है एम्पलीफायर द्वारा, या चौथा है यानी डी ऑप्शन है फिल्टर द्वारा। तो दोस्तों देखिए AC को DC में जो बदलता है उसे रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर एक यंत्र है जिसके द्वारा AC को DC में बदला जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और मैं आपको बता दूँ इन्वर्टर या ट्रांसफार्मर या आपके अगर बात करें कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है या डायनेमो, ठीक है डायनेमो अगर बात करें तो डायनेमो जो है वो DC को AC में बदलता है। किसको बदलता है? DC को AC में बदल देता है, याद रखिएगा। आते अपने हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है, आप बताइए हीराकुंड जलाशय किस नदी में निर्माण किया गया है? दोस्तों देखिए हीराकुंड जलाशय जो है वो महानदी पर किया गया निर्माण, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महानदी पर। और मैं आपको बता दूँ यह उड़ीसा में जो है महानदी पर हीराकुंड जलाशय बनाया गया है। और ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है सतलज, इस पे जो है आपका भांगड़ा नाखल बांध, ठीक है भांगड़ा नाखल बांध जो है वो कहाँ पे है? आपका हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा भांगड़ा नाखल बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में वो सतलज नदी बनाया गया है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है, बताइए ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? आयोडीन ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी है अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी है सोडियम क्लोराइड। देखिए दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर में मुख्य जो घटक होता है वो कैल्शियम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में दिया है कैल्शियम, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है वो हमारे ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 19वां नंबर जो कि क्वेश्चन हमारा है, देखिए भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? तो दोस्तों देखिए भारतीय मूल की कल्पना चावला कोलंबिया नाम के शटल से वह अंतरिक्ष यान में गई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और उनकी मृत्यु 2003 में हो गई थी। कब हुई थी? 2003 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर, जो कि हमारा 20वां क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। इस ग्रैंड स्लैम का मतलब क्या है बताइए? दोस्तों देखिए जो ग्रैंड स्लैम होता है उसका मतलब 4 प्रमुख ट्रॉफियों से है, जो कि कौन कौन से हैं देखिए, जो कि टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर उसके बाद हमारा देखिए आता है विंबलडन ओपन, फिर चौथा आता है हमारा US ओपन। ये हमारा क्रम से आपका चलता है, और ये कभी कभी क्रम से आप कोई पूछता है तो याद रखिएगा इसका क्रम ऑस्ट्रेलियन ओपन पहले होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर होता है विंबलडन ओपन, फिर होता है US ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जैसा कि बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया में होता है, फ्रेंच ओपन फ्रांस में होता है, और आपका विंबलडन ओपन ब्रिटेन में होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, और US ओपन जैसा कि US में दिया गया है तो ये अमेरिका में होता है। ठीक है,
तो इस तरह से चारों जो हमारे ट्रॉफी होते हैं उसी को मिलाकर हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और आपका विंबलडन दिया है। इसमें देखिए आपका क्रम से नहीं दिया है, लेकिन इसमें आपका ग्रैंड स्लैम का मतलब पूछा है। ठीक है, तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से थे। देखिए दोस्तों, जो बिपिन चंद्र पाल थे उनके अलावा जो थे लाल और आपके बाल, वो जो है बाल गंगाधर तिलक बाल के रूप में जाने जाते थे, और लाल के रूप में लाला लाजपत राय को जाना जाता था। इसलिए इसका देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय को बाल और लाल के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से साल बांग्लादेश का एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना। देखिए दोस्तों, इसमें ये नहीं पूछ रहा है आपसे कि बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था, क्योंकि आज़ाद जो हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1971 में। ठीक है, दिसंबर 1971 में आज़ाद हो गया था, 16 दिसंबर को, भारत के सहयोग के माध्यम से। लेकिन जो एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना था वो बना था जनवरी 1972 में। कब बना था? जनवरी 1972 में। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनवरी 1972 में एक स्वतंत्र राज्य बना था। इसकी राजधानी क्या है? ढाका। देखिए बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, और इसकी मुद्रा क्या है? टका इसकी मुद्रा है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, जो कि हमारा 23वां क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कब हुई थी? 1924 में सरदार भगत सिंह द्वारा की गई थी। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह के द्वारा जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसको HRA के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा ये 24वां क्वेश्चन है, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? मतलब किसके द्वारा ये जाता है, बताइए आगे। देखिए मच्छर के द्वारा जो है वो जीका वायरस एक जगह से दूसरी जगह वहन करता है, यानी जाता है और दूसरों को फैलाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मैं बता दूं आपको दोस्तों कि जीका वायरस जो था वो जीका वायरस अफ्रीका के महाद्वीप में फैला हुआ था, और ये बहुत ही भयानक वायरस था जिसकी वजह से कई हज़ार लोगों की मृत्यु हो गई थी अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मच्छर से फैलता है जीका वायरस। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और आपका जवाब भी देंगे कि आपका आंसर सही है या गलत। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी।